हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत के जेम्स बॉन्ड ने अपना काम कर दिया है। जेम्स बॉन्ड यानी कि अजीत डोभाल, भारत के जेम्स बॉन्ड के तौर पर इनको जाना जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अजीत डोभाल जी ने अभी हाल ही में चीन की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। इन महत्वपूर्ण 6 बिंदुओं की बात आज की चर्चा में हम लोग करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में वार्ताएं हुई और इसके क्या कुछ हमें परिणाम आगे देखने को मिल सकते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत और चीन के बीच में जब 2020 के बाद से तनातनी का माहौल बहुत अधिक बढ़ गया था, उसके बाद लगातार अलग अलग स्तरों पर वार्ताओं के दौर चले जा रहे थे, लेकिन इसका कुछ खास परिणाम नहीं निकल रहा था। बीच बीच में बहुपक्षीय मंचों के स्तर पर, क्षेत्रीय मंचों के स्तर पर मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाता था। और अब जाकर के इस स्थिति में कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है, जबकि बीते कुछ समय पहले जब ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में रूस के कजान में भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति के साथ होती है और उसके बाद चीज़ों को और अधिक सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया जाता है और अब जाकर के इसमें कुछ और पॉजिटिविटी की स्थिति, सकारात्मकता की स्थिति देखी जा रही है। इन सभी बिंदुओं को आज की चर्चा में हम लोग एक एक करके देखेंगे। सामने आप पैनल पर उस खबर को देख रहे हैं कि इंडिया चाइना एग्री ऑन पीस रोड मैप, यानी कि शांति के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। 6 पॉइंट कंसेंसस को लेकर के दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करने की भी बात कही है। और यहाँ पर आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि भारत के NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मैंने तो हालांकि थोड़ा मजाक में बोल दिया कि जेम्स बॉन्ड ये नहीं है, बल्कि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेम्स बॉन्ड की जिस तरीके से छवि आप हॉलीवुड के स्तर पर देखते हैं, कुछ वैसी छवि इनकी यहाँ पर देखी जाती है, इसलिए इनको अक्सर इस नाम से भी पुकारा जाता है। बहरहाल जो NSA अजीत डोभाल जी हैं, इन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और देन फिर इस मामले में जो भी अहमियतें बढ़ती गई, उन अहमियतों को समझने की जरूरत है। तो विशेष प्रतिनिधि यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की यह वार्ता की गई और भारत की तरफ से अजीत डोभाल, चीन की तरफ से वांग यी ने इस वार्ता को सफल बनाया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 5 साल के बाद में ये पहली बार जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की वार्ता है, इसे आयोजित की गई थी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि साल 2003 में जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के स्तर की वार्ता है, इसको शुरू किया गया था, लेकिन 2019 के बाद से इसमें कुछ खास स्थितियां नहीं देखी गई, कोई खास सक्रियता नहीं देखी गई और अब जाकर के फिर से इसमें कुछ नयापन देखा गया है और इसके कुछ परिणाम भी हमें अब देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच के हालिया संदर्भों के संदर्भ में, तो अक्टूबर 2024 में जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट समझौते को अमली जामा पहनाया गया और पूर्वी लद्दाख के हिस्से में जो लंबे समय से तनातनी का माहौल चल रहा था, वहां से दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी सैन्य टुकड़ी को पीछे करने पर रजामंदी दर्शाई और इसके बाद से जो सक्रियता है दोनों देशों के बीच के संबंध के और अधिक नजदीक होने को लेकर के, उसके बारे में गहमागहमी का माहौल और अधिक बढ़ गया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें ये जानने समझने की जरूरत है कि आखिर जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की वार्ता हुई है, इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं, कौन से ऐसे 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर सहमति बनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इससे पहले 22 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की वार्ताएं हो चुकी थी और लगभग 5 साल के अंतराल के बाद फिर से ये जो वार्ता है 23वीं SR आधारित बैठक के तौर पर आयोजित की गई। SR का मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विशेष प्रतिनिधित्व के स्तर पर इन वार्ताओं के आयोजन में पहली बात जो कही गई वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसमें ये कहा गया कि देखिए भाई, लंबे समय से हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में अपनी बातें रख रहे हैं। चीन अपनी बात रखता है, भारत अपनी बात रखता है। दोनों देशों के बीच में पूर्वी लद्दाख वाले क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को लेकर के जो सीमा विवाद की स्थिति है, उसमें अभी भी ऐसा कोई
बेहतर निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में हमें आवश्यक ये है कि हम शांति बहाली को महत्व दें और स्थिरता को भी महत्व दें। कहाँ पर? सीमावर्ती इलाकों में, ताकि हम सही तरीके से कार्यान्वित कर सकें आपसी संबंध को, और किसी भी स्तर पर कोई भी अड़चन आती है तो उसको लेकर के एक दूसरे से वार्ता कर सके। भाई बिना बातचीत के यदि आप चाहेंगे कि समस्या का समाधान हो जाए तो शायद यह संभव नहीं है। और इसी लिहाज से यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हम शांति बहाली की कोशिश करें, और इसके लिए हम चरणबद्ध रोड मैप को अपनाएंगे। चरणबद्ध रोड मैप का मतलब ये हुआ कि पहले जो सामान्य बातें हैं, जो सामान्य डिस्प्यूट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हल करेंगे, और देन आफ्टर जो ज़्यादा तनावपूर्ण मुद्दे हैं, ज़्यादा तनावपूर्ण गतिविधियां हैं, उसको लेकर के हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। यानी कि जो असहज और सहज दोनों स्तरों की गतिविधियां हैं, उन सभी को हम अपनी वार्ता के दायरे में लाएंगे, और जो भी वाजिब हल है, जो भी पारस्परिक सहमति से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उसको हम अपनाएंगे। और यहाँ पर जो दूसरी बात कही गई है उसमें कहा गया है कि देखिए, स्पष्ट तौर पर, तार्किक तौर पर और परस्पर स्वीकार्य फ्रेमवर्क को महत्व देने की जरूरत है ना। ऐसा ना हो कि किसी के साथ में गलत किया जाए और किसी को ज्यादा लाभ हो। नफा और नुकसान दोनों की भरपाई की जानी चाहिए। फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, किसी के साथ अहित नहीं होना चाहिए, और रीजनेबल एग्रीमेंट होना चाहिए, रीजनेबल वार्ताएं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिना सिर पैर के आप कुछ बोल दें और बिना सिर पैर के हम कुछ बोल दें, है ना। इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, और ऐसी बातचीत हो, ऐसी सहमति हो जो कि दोनों को स्वीकार्य हो। ऐसा ना महसूस हो कि भारत को लगे कि चीन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, और चीन को लगे कि भारत हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर परस्पर स्वीकार्य फ्रेमवर्क को महत्व देने की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के सीधे सीधे सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है दोस्तों, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने को लेकर के कही गई है ना। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के अक्सर जो एक अपेक्षाएं हैं भारत की तरफ से जताई जा रही थी। कैलाश मानसरोवर को लेकर के जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम यात्रा करें, और इस लिहाज से ये जो सहमति है, ये सहमति भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सकारात्मक संदेश दे रही है। ध्यान रखिएगा कि कैलाश मानसरोवर के संदर्भ में यह कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास में ये जो मानसरोवर झील है, उसको हिंदू धर्म में बहुत अधिक आस्था के साथ देखा जाता है ना। और जो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, उसके माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए भारत की तरफ से दो महत्वपूर्ण मार्गों का इस्तेमाल किया जाता रहा था, जिसमें एक लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और दूसरा नाथुला दर्रा सिक्किम वाले क्षेत्र से महत्वपूर्ण माना जाता था। तो लिपुलेख दर्रे के माध्यम से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, इसे फिर से पुनर्बहाल करने की बात कही गई है। 2019-20 के बाद से इस यात्रा में एक पाबंदी आ गई थी। कोविड-19 का दौर शुरू हो गया और भारत और चीन के बीच में लद्दाख के मामले में तनातनी की स्थिति सामने आ गई, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा ठप पड़ गई, है ना। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है दोस्तों। इस संदर्भ में मैं आपको यह भी बात बताऊं कि भारत की तरफ से इस पार्टिकुलर रेंज में कैलाश मानसरोवर यात्रा को मद्देनजर रखते हुए 80 किलोमीटर के सड़क निर्माण को भी महत्व दिया गया था पहले ही, है ना। सड़क निर्माण किया गया है, और ये सड़क निर्माण जो BRO है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन, इसके सौजन्य से यह सड़क निर्माण किया गया था। भारत चीन बॉर्डर रोड के द्वारा इसे फाइनेंसिंग भी की गई थी, है ना। ये चीजें यहां पर दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। और बाद में जब यात्रा ठप पड़ गई तो फिर चीजें बदल गई, स्थितियां बदल गई। अब इसे फिर से पुनर्जीवित करने की बात कही गई है, तो ये अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
इसके अलावा सीमा पार नदी सहयोग को लेकर के भी दोनों देशों ने आपस में बातचीत की है। और इसमें दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि देखिए सीमा पार जो नदियों का प्रवाह है उसको मद्देनजर रखते हुए इससे संबंधित जो भी डेटा है उसका हम आदान प्रदान करेंगे। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि डेटा आदान प्रदान आपको पता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के क्षेत्र से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और उस पर न जाने कितनी बार विवाद की स्थितियां देखी गई हैं कि चीन वहां पर बांध बना रहा है और के कारण प्रवाह में दिक्कत हो सकती है। भारत को जल की जो आपूर्ति होनी चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से उसमें अड़चन आ सकती है। कई सारी ऐसे विवाद की स्थितियां सामने आती रही हैं। तो इस बीच यहाँ पर जो ये बातें कही जा रही हैं कि देखिए हम डेटा से संबंधित आदान प्रदान करेंगे, फिर इस मामले में सहयोग को और मजबूत बनाएंगे और जो भी नदियों के प्रवाह और इनके प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां हैं इसमें हम पारदर्शिता अपनाएंगे, ट्रांसपेरेंसी अपनाएंगे। और खास करके ये भी कहा गया है कि मानसून के दौरान में जो एक बाढ़ जैसी स्थिति सामने आती है खास करके पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, उसको मद्देनजर रखते हुए बाढ़ प्रबंधन के लिहाज से हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो बाढ़ प्रबंधन के लिहाज से सहयोग करने की बात कही गई है, डेटा आदान प्रदान करने की बात कही गई है ना, नदियों के प्रवाह से संबंधित एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता अपनाने की बात कही गई है। ये सारी बातें दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा नाथुला दर्रा से जो व्यापार पहले शुरू किया गया था साल 2006 में दोनों देशों के बीच में सहमति के बाद से सिक्किम के नाथुला दर्रे से व्यापार की शुरुआत की गई थी, बाद में इसे फिर से ठप कर दिया गया था और इसी बात को लेकर के यहाँ वर्तमान में इस बैठक में कहा जा रहा है कि हम इसे फिर से पुनर्जीवित करेंगे और व्यापारिक गतिविधियों में जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है इसे और अधिक पेश करेंगे, इसे और अधिक शामिल करेंगे और इसके माध्यम से व्यापार को और अधिक प्रोत्साहित करेंगे, है ना। तो इस लिहाज से ये जो नाथुला दर्रे से व्यापार है इसे भी अब फिर से आजमाने की बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इससे कितना कुछ फायदा भारत को होता है। बहरहाल जो बातें कही जा रही हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के स्तर पर, कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के स्तर पर जो हमारा मैकेनिज्म है वो और बेहतर हो और मजबूत हो और इसके लिहाज से इंडिया चाइना वर्किंग मैकेनिज्म ऑन फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बहुत अधिक बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है ना। ध्यान रखिएगा कि भारत और चीन दोनों की तरफ से एक वर्किंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा, एक कार्य तंत्र बनाया जाएगा। इस वर्किंग मैकेनिज्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ कंसल्ट किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, परामर्श किया जाएगा और साथ ही कोऑर्डिनेशन भी किया जाएगा, समन्वय भी किया जाएगा। काहे बात के लिए कि भाई हम जो इस तरीके से वार्ताएं कर रहे हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के स्तर पर, जिन जिन बातों को लेकर के हम सहमति जता रहे हैं, इन बातों का क्रियान्वयन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर केवल कागजी बातें ही रह जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल ये कागज का पुलिंदा ही बनकर रह जाएगा, एक दस्तावेज ही बनकर के रह जाएगा। इसका सही तरीके से क्रियान्वयन होगा या नहीं होगा ये कौन देखेगा। तो इसको देखने के लिए, इसकी निगरानी करने के लिए इस मैकेनिज्म को बहुत बेहतर तरीके से काम करना होगा, है ना। और इस लिहाज से यहाँ पर ये बातें कही गई है, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना। बहुत बेहतर तरीके से ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है भाई। अब देखना होगा कि इसका क्या कुछ लाभ भारत को मिलता है। यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से भी बताया है। जो सिक्किम में मैंने नाथुला दर्रे की बात की, आप ये सिक्किम का मानचित्र देख रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्व में यहाँ जो जिसे हम लोग चिकन नेक वाला हिस्सा कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहीं से जुड़ा हुआ है और ये पार्टिकुलर सिक्किम का इलाका है। ये जो आप पार्टिकुलर यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं ये नाथुला दर्रा है, जहाँ से होते हुए व्यापार को पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। और ये जो पार्टिकुलर इलाका है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ चीन का ये पार्टिकुलर इलाका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिपुलेख दर्रा, और इस लिपुलेख दर्रे से ही जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है इसे फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है ना। और इसी कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं।
इसके अलावा एक दूसरे के साथ विश्वास बहाली की भी बात कही गई। निश्चित तौर पर भाई हम एक दूसरे के साथ दोस्ती तभी तक टिका करके रख सकते हैं जबकि एक दूसरे पर हमें विश्वास है। यदि विश्वास ही नहीं है तो बाकी सारी बातें बेईमानी हो जाएंगी। तो इसलिए विश्वास बहाली की भी बात कही गई है। और जो छठी महत्वपूर्ण बात कही गई है उसमें 2025 में भारत में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की वार्ता को लेकर के भी सहमति जताई गई है। अजीत डोभाल साहब ने कहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं वांग ई साहब, और आप 2025 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में आइए और फिर से हम लोग अपने संबंधों को बेहतर करने को लेकर के बातचीत करेंगे, है ना। तो ये तमाम बातें अभी हाल के समय में बहुत महत्वपूर्ण तौर पर उभरी हैं। भारत और चीन के बीच जिस तरीके से तनाव लगातार चल रहा है, इस तनाव को समाप्त करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ये जो 6 सूत्रीय बातें हैं, ये बातें कितना अधिक फ्रूटफुल हो सकती हैं ये तो आगे आने वाले समय में ही देखा जाएगा। और इस संदर्भ में यदि कभी भी कुछ नया अपडेट आता है तो फिर से हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत और चीन दोनों ही एशियाई देश हैं और दोनों ही बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। दोनों का जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। और दोनों यदि एक दूसरे का साथ देना स्वीकार कर लें, दोनों एक दूसरे के साथ में मिल करके आगे बढ़ें, हर स्तर पर आगे बढ़ें, तो फिर कहना ही क्या, इज़न्ट इट। तो ये सारी बातें निश्चित तौर पर भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। आगे जैसी स्थितियां रहेंगी, जैसा अपडेट होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन 6 सूत्रीय बातों पर बातचीत की गई है दोनों देशों के बीच में, उसके बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इससे आप समझ पाएंगे कि किस लिहाज से दोनों एक दूसरे के साथ और बेहतर कदम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। द्विपक्षीय संबंध के तहत राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाने की पेशकश यहाँ पर की जा रही है, और यदि इसको अपनाया जाएगा तो संबंध को और अधिक नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए अब 1-2 महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपनी जीएस की तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 दिसंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। P2I फाउंडेशन बैच के 2 अलग अलग सेगमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। 2026 और 2027 के मद्देनजर ये बैचेस शुरू किए जा रहे हैं। आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपको लगता है कि मुझे 2026 को टारगेट लेकर के तैयारी करनी है या फिर 2027 को लेकर के टारगेट करना है, तो फिर उसके हिसाब से आप इन बैचेस में इनरोलमेंट ले सकते हैं और उसके हिसाब से ही आपकी तैयारी शुरू करवाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, यदि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खास डिस्काउंट के साथ इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। 2026 के लिए 28,999 रुपए और 2027 के लिए 34,999 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं और जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई भी शुल्क नहीं देना है कि ऐसे की तैयारी कहाँ होगी, सीसेट की तैयारी कहाँ होगी, इसके लिए कुछ भी आपको अलग से शुल्क नहीं देना है। इसके अलावा जो भी ऐसे कैंडिडेट आईएएस प्री 2025 को लेकर के अभी भी डाउट में हैं और उनको लग रहा है कि पता नहीं मेरी तैयारी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या मैं आईएएस प्री परीक्षा में क्वालिफाई कर सकूंगा या कर सकूंगी या नहीं, इसको लेकर के यदि दुविधा में है तो आप अपनी दुविधा को दूर कीजिए। SIP प्लस 2025 बैच की शुरुआत की जा रही है और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 20 दिसंबर से सुबह में 8 बजे से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। मात्र 6,000 रुपए में आप इस बैच के जरिए अपनी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं और विश्वास के साथ आप परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं और अपनी सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।